हेलो दोस्तों, जीएस मंत्रा परिवार की तरफ से मैं अतुल तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एक चैप्टर हमने रीजनिंग का कंप्लीट किया है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद हम रक्त संबंध को पढ़ रहे हैं। वेन डायग्राम से रिलेट करता हुआ चैप्टर था न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें वेन डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले। रक्त संबंध हमारे आसपास हर जगह उपस्थित है और हमारे आसपास उपस्थित हो ना हो, हमारे पेपर्स में, हमारे एग्जाम्स में उपस्थित रहता है। तो फिलहाल तो हम वो पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं जो हमारे पेपर्स में उपस्थित रहता है, क्योंकि जो चीज वहां पे आएगी उसे हम सॉल्व करेंगे तभी हमें जॉब मिलने वाली है। वैसे ये एक ऐसा चैप्टर है, ये भी रियल है, इसमें कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं, तो हमारे आसपास की कोई चीज नहीं रहती, वो बस हम इमेजिनेशन पर चीजों को करते हैं। इसमें क्या है, वेन डायग्राम में, रक्त संबंध में, इसमें चीजें एकदम रियल है। तो वेन डायग्राम को पढ़ें इससे पहले मैं एक चार्ट को बनाना सिखाता हूं, जिसमें बहुत सारे बेसिक्स होते हैं जिन्हें समझना सीखना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देता हूं। पहले, जब भी हमें किसी पुरुष के बारे में कोई बात करनी होगी, यानी कि किसी मेल के बारे में कोई बात करनी होगी, ये बताना होगा कि वह व्यक्ति एक मेल है, तो उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमें ये बताना होगा कि वो कोई महिला है, कोई फीमेल है, तो हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हम सिंबल्स यूज करेंगे, क्योंकि हर शब्द के साथ, हर व्यक्ति के साथ पुरुष और महिला लिखना एक बड़ा प्रोसेस है, तो इसलिए रीजनिंग में हम सिंबल्स से दिखाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बेसिक्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए। जैसे कि अगर आप एक व्यक्ति हैं, आपके पिताजी की एक जनरेशन होगी और आपके आने वाले पुत्र की भी या फिर पुत्री की एक जनरेशन होगी, पिताजी की भी 2 जनरेशन होगी। मैं एक व्यक्ति मानता हूं, मैं आपका नाम मान लेता हूं कि आपका नाम है आकाश। ये आकाश नाम का एक व्यक्ति है। जैसा कि आपको नाम से भी मालूम पड़ रहा है कि ये क्या होगा, ये पुरुष होगा, लेकिन रीजनिंग में ये बात हम नहीं कह सकते कि ये पुरुष होगा। आकाश के साथ जब तक प्लस का साइन न लगा हो तब तक ये कहना गलत होगा कि आकाश एक पुरुष होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल आए, ऐसे कॉन्सेप्ट आए जिसमें ये बताना कि नाम के हिसाब से चयन करना गलत होगा। तो पहली बात तो ये कि नाम के हिसाब से आप उसके जेंडर का चयन नहीं करेंगे, बल्कि सिंबल्स के हिसाब से, उसमें कही गई जानकारी के हिसाब से उसको कहेंगे। तो आकाश एक व्यक्ति है, समझो 20-22 साल का एक लड़का है आकाश, तो इसके एक पिताजी होंगे। ठीक है, पिताजी समझो, इसके पिताजी का नाम ए और पिताजी है, तो उनके साथ कौन सा सिंबल लगेगा, प्लस का सिंबल लगेगा। अब ये मैंने एक खड़ी लाइन इसलिए खींची क्योंकि मुझे एक जनरेशन ऊपर दिखाना होगा। सिंपल सी बात यहां सीखते जाओ, एक पीढ़ी ऊपर या नीचे, एक पीढ़ी ऊपर या नीचे, इसके लिए हमें एक खड़ी लाइन दिखाना होगा। ठीक है, यानी कि हमें अगर ये भी कहना हो कि आकाश का एक पुत्र है जिसका नाम बी है, पुत्र है या एक पुत्री है, कुछ भी ऐसा बताना होगा कि जनरेशन नीचे होगा, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक खड़ी लाइन से। चाहे एक जनरेशन ऊपर बतानी हो, चाहे एक जनरेशन नीचे बतानी हो, दोनों ही स्थितियों में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक खड़ी लाइन से। हमें बताना है कि आकाश का एक भाई है जिसका नाम सी है, क्या है, या इसकी एक बहन है, आकाश की एक बहन है जिसका नाम सी है। तो जैसे हम आकाश की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, अगर उसकी बहन की बात करें, तो आकाश और उसकी बहन दोनों एक ही पीढ़ी के व्यक्ति होंगे, एक ही जनरेशन के व्यक्ति होंगे। तो हमने इसको एक बड़ी लाइन से दिखाया। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए, सेम जनरेशन, एक ही पीढ़ी को दिखाने के लिए, एक ही पीढ़ी, एक ही जनरेशन को दिखाने के लिए हम एक बड़ी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। एक ही पीढ़ी के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे, एक बड़ी लाइन की। यानी कि अगर मैं कहीं आपसे ये बोल दूं कि इस तरह का सिंबल हो, इस तरह का, तो आप क्या समझोगे, बहुत सिंपल सी बात है, क्या कि ए सी का भाई है और सी ए का भाई है। लेकिन मैं जैसे ही सिंबल को बदलूं, सी पे माइनस कर दूं, तो आप क्या बोलोगे कि ए तो सी का भाई है, लेकिन सी क्या है, ए की बहन है। तो इन सिंबल्स को अच्छा
लिखते क्यों है, बनाया क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है, सवाल को आसान करने के लिए, क्योंकि समय कम होता है और सवाल ज्यादा करने होते हैं, तो उस हिसाब से हमें सिर्फ चीजें करनी होती है। अच्छा, ये बताना है कि आकाश एक शादीशुदा लड़का है, ठीक है, तो आकाश की शादी समझो डी से हुई है, ठीक है, और आकाश अगर मेल है, पुरुष है, तो आकाश की शादी किससे होगी, उसके जेंडर बताने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही समझ लेंगे कि अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस, यानी कि अगर ये पुरुष है तो ये महिला है, क्योंकि शादियां किसमें होती है, पुरुष और महिला में होती है। तो सिंपल सी बात है क्या कि अगर, अच्छा हमने इसको दो बड़ी लाइन से दिखाया, जानते हैं क्यों, यही एक ट्रिक है, ये भी क्या दिखाना है, शादीशुदा जोड़ों के लिए, कपल्स के लिए, ठीक है, किससे दिखाएंगे, दो बड़ी लाइन से। ये हम अपनी चीजों को आसान करने का एक प्रयास है, ठीक है। जैसे कि आकाश और बी के बीच में अगर सिर्फ देखकर बताना होगा कि क्या रिलेशन है, तो क्या होगा कि आकाश और डी क्या है, पति पत्नी है। आकाश और सी क्या है, भाई बहन है। आकाश और ए क्या है, पिता और पुत्र है। आकाश और बी क्या है, ये भी पिता और पुत्र है। अच्छा, अगर आकाश की मम्मी को दिखाना हो, माता जी को, तो उनकी माता जी जो होंगे उनके पिताजी से विवाहित होंगे, शादीशुदा होंगे पिताजी से। तो हमने डी तक ले लिया, हमने ले लिया कि आकाश की मम्मी का नाम ई है, और अगर ए प्लस है तो ई क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। मुझे और भी कहना है कि आकाश के एक पुत्र हो गए, एक पुत्री हो गई, एक पुत्री और है जिसका नाम है एफ। तो आपको कितने भी लोगों को दिखाना हो, आप जनरेशन में खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, डबल लाइन से दिखाते चले जाएंगे। सेम जनरेशन को दिखाना होगा एक ही पीढ़ी के लिए, सिंगल बड़ी लाइन। एक पीढ़ी ऊपर या नीचे दिखाना होगा तो खड़ी लाइन। यानी कि अगर हमें ये बताना हो कि आकाश के दादाजी का संबंध बताना हो, जैसे हमने ई तक ले लिया, हमें बताना हो कि एफ जो है वो आकाश के दादाजी, तो हम क्या करेंगे, दो बड़ी लाइन। जी, हमने ऐसा मान लिया कि एफ तो हम यहाँ पे ले चुके थे, जो कि आकाश की दूसरी बहन थी। आकाश के दादाजी का नाम जी है, जी की शादी समझो के से हुई है, तो के क्या होगा, माइनस होगा, फीमेल होगा। के और आकाश का क्या संबंध है कि के आकाश की दादी है, या फिर ये कहो कि आकाश के का क्या है, तो ये क्या है, ये इनके पुत्र हैं और ये इनके पुत्र हैं। इसी तरह बनाते चले जाएंगे। जैसे अगर ई के भाई को दिखाना हो, हमें कहना हो कि ई के भाई का नाम जे है। क्या नाम है, जे। मैं आपसे पूछूं कि आकाश के मामा जी कौन है, तो मामा जी कौन होते हैं, मम्मी के भाई होते हैं। आकाश की मम्मी कौन है, ई, और ई के भाई क्या होंगे, आकाश के मामा होंगे, यानी कि आकाश के मामा कौन है, जी। इस तरीके से आप कितने भी बड़े रिलेशंस बनाते चले जाओगे, आप सिर्फ इन्हीं लाइंस का इस्तेमाल करना। जहां पे शादीशुदा कपल्स की बात होगी वहां पे डबल लाइन, जहां पे एक जनरेशन ऊपर या नीचे की बात होगी वहां पे सिंगल लाइन, और एक जनरेशन सेम जनरेशन को दिखाना होगा तो सेम बड़ी लाइन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें थी जो आपको सीखनी है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊं, मैं बोलूं कि राम के पुत्र अजीत, इतना ही। जैसे मैं लिखूंगा कि राम के पुत्र अजीत, को आप इसको कैसे शो करेंगे, राम के साथ प्लस का साइन होगा क्योंकि राम पुरुष है, और अजीत के साथ भी प्लस का साइन होगा क्योंकि ये भी पुरुष है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि पिता कौन है और पुत्र कौन है, तो राम को लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। अगर हम गलतियां क्या करते हैं कि हम इस तरह लिख देते हैं, अजीत और राम एक जनरेशन नीचे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अजीत पिता हो गया बल्कि राम पुत्र हो गया, जो कि गलत है, ठीक है। हमें ये दिखाना हो कि अजीत की बहन राधिका इनका अगर नाम हो, तो हम कैसे दिखाएंगे, अजीत की बहन मतलब एक जनरेशन, क्योंकि भाई और बहन सेम जनरेशन में होते हैं, तो अजीत की बहन कौन, राधिका, क्योंकि राधिका के साथ माइनस है तो ये क्या हुई, फीमेल हुई। तो ये सारे बेसिक्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, आपको जानने चाहिए, और इन्हीं के बेस पे आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। परीक्षाओं में 3 तरह के सवाल आते हैं। एक तो जो जनरल क्वेश्चन होते हैं एकदम बेसिक से, एक जो तस्वीरों को बताकर, तस्वीरों की ओर दिखाकर आपसे पूछा जाएगा, और तीसरा
कोडेड रिलेशन। चौथी तरह का भी सवाल पूछा जाता है, कौन सा? जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट के साथ रिश्तों को भी शामिल किया जाएगा। पहला क्या? पहला आपसे पूछा जाएगा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा इंडिकेट करके, इशारा करके किसी तस्वीर की ओर। तीसरा कोडेड रिलेशन, इससे बैंकिंग में सवाल आते हैं, एसएससी में भी आते हैं कोडेड रिलेशन, ठीक है। चौथा सीटिंग अरेंजमेंट के साथ, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ अगर हम ब्लड रिलेशन को ऐड कर दें, बहुत ही कठिन सवाल इसमें बन जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के साथ अगर हम ब्लड रिलेशन को ऐड कर दें, तो हम एक एक को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक एक सवाल उसमें लेते जाएंगे, जितने भी सवाल हो सकेंगे, और फिर एक एक को पढ़ते चले जाएंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है जो मल्टीपल एग्जाम से हैं या मैंने जो खुद भी बनाए हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए जो है वो बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। जैसे ही ये मैं बोलता जाऊं, आप क्या करोगे? रिलेशंस को बनाते चले जाओ। फिर कहता है कि बी सी की माँ है, बी सी की माँ है। फिर कहता है कि डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। आपसे पूछ रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ इस सवाल के माध्यम से समझा दूं, ये जो का लिखा है और ये जो से लिखा है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा और इससे सवाल गलत भी होंगे। जब कभी आपको पूछे का और से में, तो आप क्या करोगे? से का की ओर चलोगे। आपको विकल्पों में दोनों चीज दी जाएंगी। जैसे आप समझो, मैं बोलता हूं कि ये राम है और ये माधव है, दो ऐसे व्यक्ति हैं, दोनों ही पुरुष है। आपको देखने पे लग रहा है कि ये दोनों पिता और पुत्र हैं। मैं आपसे कहता हूं कि राम का माधव से क्या संबंध होगा? इसमें दो उत्तर आ सकते हैं। पहला क्या कि राम माधव को क्या बोलेगा? पुत्र बोलेगा, लेकिन माधव राम को क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। तो अगर आप ये समझते हो कि राम माधव को बोलेगा तो गलत है। हमेशा से का की ओर आपको चलना। कहां से कहां चलना? से का की ओर, यानी कि माधव राम को जो बोलेगा वही आपका उत्तर होगा। कभी भी अगर का से की तरफ गए तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आपको विकल्प पे ऑप्शंस में दोनों ही तरीकों के ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको चूज करना होगा कि आप कौन से विकल्प को चुनते हो। जैसे अगर मैं इसी सवाल की बात करूं जो मैंने आपको अभी दिया है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे रिश्तों को सेट करते जाओ। पहले बोला ए जो है वो बी की पुत्री है, बी एक व्यक्ति है जिसकी पुत्री कौन है? ए। पुत्री का मतलब एक जनरेशन, एक पीढ़ी नीचे। फिर बी सी की माँ है। देखो बी माँ है, ये बात हमें पता चली। अभी अगर हम सिर्फ इतना बोले तो क्या बोल सकते हैं कि बी किसकी माँ है? ए की माँ है। लेकिन बी सी की माँ है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी उसी जनरेशन के हैं, उसी माँ और बाप के हैं। फिर कहता है कि डी सी का भाई है। देखो एक बात यहाँ फिर से ध्यान दे लो कि सी के जेंडर के बारे में अभी बात नहीं की गई। ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस, यानी कि ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। जब तक ना बोले तब तक कुछ नहीं करना। फिर कहता है कि डी सी का भाई है। डी के बारे में हमें बताया गया है कि डी जो है वो सी का भाई है, यानी कि पुरुष है। अभी तक हमें सी के जेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और इस बात को हम कंफर्म या नहीं कह सकते कि ये कौन सा जेंडर है। अगर हमसे सवाल में ऐसी कोई बात पूछ लेता है जिसके जेंडर ना गिवन हो, तो वहां पे विकल्प भी जो देगा वो या तो या में देगा। दो तरीके हो सकते हैं, या तो विकल्प या में देगा, या तो जैसे कि ये पुरुष है, या तो पुरुष वाला देगा या फिर महिला वाला देगा। जैसे 4 ही विकल्प तो आने, ऐसे तो नहीं कि 40 विकल्प आने। 4 विकल्पों में अगर केवल पुरुष वाला दे दिया, केवल पुरुष वाला, तो केवल पुरुष वाला सही हो जाएगा। केवल महिला वाला दे दिया तो भी सही हो जाएगा। अगर या दिया तब तो सही है ही, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पुरुष और महिला दोनों विकल्पों को उन्हीं 4 में से शामिल कर दे। ठीक है, सवाल क्या पूछना कि डी का, देखो जिसके साथ का लगा है का लगा दो, जिसके साथ से लगा है से लगा दो, सिंपल सी बात।
फिर मैंने कहा से का की ओर चलना है, तो से का की ओर चल दो। अब ये बोल दो कि जो ए है वो डी को क्या बोलेगा, आप कहेंगे ये भाई बोलेगा, तो डी का ए से क्या संबंध है, आंसर क्या होगा, भाई। तो ये पहला सवाल था। इसमें मैंने आपको एक और बात क्या बता दी, से चलना है आपको का की ओर, कभी भी इसको गलत मत करिएगा। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक एक सवाल को डिटेल में समझेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। दूसरे सवाल में हमसे कहता है कि ए का भाई है बी, ए का भाई बी है और जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। फिर कहता है कि डी माँ की ओर से सी की नानी है, डी माँ की ओर से सी की नानी है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है। ठीक है, सिंपल सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखो क्या कह रहा है कि ए का भाई बी है, भाई कौन है, बी है कि ए है, तो भाई कौन है, बी है। हमें ए के जेंडर के बारे में कोई बात अभी नहीं बताई गई। ए का भाई बी है यानी कि बी के साथ प्लस का साइन लगा देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि बी क्या है, पुरुष है। दूसरा, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, सी भी है, इकलौती बहन सी है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। बहन का नाम नहीं दिया गया, ठीक है, ये बहन का नाम नहीं दिया गया, लेकिन इतना बताया गया कि ये क्या है, सी की माता है। फिर कहता है कि डी माँ की ओर से सी की नानी है। बोलो सी की नानी कौन होगा, मम्मी, और मम्मी की मम्मी कौन होता है, नानी होता है। और इसका नाम क्या है, डी, डी सी, डी माँ की ओर से सी की नानी है। नानी कौन होता है, मम्मी की मम्मी को क्या बोलते हैं, नानी। सी की मम्मी जिसका नाम मुझे नहीं पता है, कुछ तो होगा ही, और इसकी जो मम्मी उसका नाम मुझे पता है, डी है, और डी क्या है, सी की नानी है। हमसे जो सवाल पूछा हम बस उस पे फोकस करते हैं। डी के साथ ए का यानी कि डी का ए से क्या रिश्ता है, इसमें सी की बात नहीं की गई, ध्यान से समझो। अब हमें दो बातें नहीं बताई गई, क्या कि ए फीमेल है या मेल है, पुरुष है या महिला है। तो हमेशा मान लेते हैं कि ए या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अच्छा एक बात, ए बी सी तीनों ही भाई बहन है, अगर ये बहन होगी तो भी कुछ भी होगा। ए बी सी तीनों ही एक जनरेशन के हैं और तीनों ही भाई बहन हैं। तो ये जो व्यक्ति होगा अगर इसका कुछ भी नाम होगा तो ये डी इसके लिए क्या होगा, इसकी माँ होगी। तो अगर ये तीनों भाई बहन है तो डी इसके लिए भी क्या होगी, माँ ही होगी। यानी कि ए का डी से क्या रिश्ता है, मतलब डी का ए से क्या रिश्ता है, माँ का रिश्ता। ठीक है, तो ये आज के दिन का दूसरा सवाल था। ठीक है, अब विकल्पों में क्या दिया रहता है उस हिसाब से भी आपको सेट करना होता है। बाकी ब्लड रिलेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां से समझने और सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो मैंने आज आपको बताया। और केवल दो सवाल आपको बताए और समझाए हैं कि किस तरह आपको शुरुआत करनी है, बस शुरुआत बताई है, बाकी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले